जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 17 में इसे एक क्राइम बनाया गया। रिजर्वेशन दी गई ताकि दलित आगे बढ़ सकें, लेकिन क्या ये कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पेपर तक ही रह गया? ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी, और यहीं से शुरू होती है दलित मैसेकर्स की कहानियाँ। तो सवाल ये है कि जब कानून बन गया तो फिर ये मैसेकर्स क्यों हुए? इनके पीछे क्या कारण थे? इसके कई रीज़न हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला रीज़न है इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। दलित ज़्यादातर खेत के मजदूर होते थे जो अपर कास्ट ज़मींदारों के लिए काम करते थे। जब उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की या बेहतर लिविंग कंडीशंस की बात की तो ज़मींदारों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि दलित उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है राजनीतिक हक। जब दलित ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया या खुद इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तो अपर कास्ट ने इसे अपनी पॉलिटिकल पावर को खतरा समझा। तीसरी वजह थी जब दलित लड़के लड़कियों ने इंटरकास्ट मैरिज की या पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिर या कुआं यूज करने की कोशिश की, तो उसे समाज के नियम तोड़ना माना गया और इसकी वजह से उनके साथ वायलेंस हुआ। चौथा रीजन है लैंड एंड रिसोर्सेज। जमीन के झगड़े, पानी के सोर्सेज पर कंट्रोल, ये सब भी वायलेंस के बड़े कारण बने। दलित्स को जमीन के हक से हमेशा से वंचित रखा गया है। पांचवी वजह यह है कुछ एरियाज में, खासकर 80s और 90s में बिहार में अपर कास्ट जमींदारों ने अपनी प्राइवेट आर्मीज बना ली, जिन्हें मिलिटियाज कहते हैं, जैसे रणवीर सेना। इन्होंने दलित्स को टारगेट किया और अक्सर पुलिस और जुडिशरी ने सही एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स को लगता था कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, यानी इम्प्यूनिटी का माहौल। सब रीजन मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जहां दलित्स की आवाज़ को दबाने के लिए वायलेंस एक टूल बन जाता था।